हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम केमिस्ट्री में पार्ट विलियन का लेक्चर नंबर 10 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आदर्श तथा अनादर्श विलियन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन क्या होते हैं, ये आपको हम सिखाएंगे। तो हम पहले जो आदर्श विलियन है इसको पढ़ेंगे। हम हेडिंग डाल लेते हैं आदर्श विलियन। आदर्श विलियन की परिभाषा हम लिखेंगे। परिभाषा आप नोट्स बना लो, हाथों हाथ आप लिखते भी जाएंगे। आपने पहले आशा करता हूँ नोट्स बना रखे होंगे, आप उसी के आगे लिखना स्टार्ट भी कर देंगे और मेरी बात को वीडियो देखते हुए समझेंगे। आदर्श विलियन वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? फिर जो वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहलाते हैं? वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलियन कहलाते हैं। विलियन बनने के बाद भी वह एंथैल्पी का पालन करें और आयतन का पालन करें। आपने पढ़ा है कि किसी विलियन में किसी घटक के मूलंश और किसी घटक के आंशिक दाब उसके मूलंश के समानुपाती होता है। पीए समानुपाती एक्स है। यदि पीए बराबर हम देखें तो पी नॉट ए इंटू एक्स से होता है, यानी किसी विलियन में किसी घटक का आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब और मूलंश के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात होनी चाहिए, तब तो वह राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। दूसरी बात, वह कौन कौन से लक्षण हैं आदर्श विलियन के? वह कौन कौन से लक्षण हैं जिनका पालन करना है? आदर्श विलियन के कौन कौन से लक्षण हैं? आदर्श विलियन के लक्षण कौन कौन से लक्षण हैं? आदर्श विलियन के लक्षण किन किन बातों का विलियन पालन करे जो वह आदर्श विलियन कहलाए? किन किन बातों का? तो डेल्टा एच नंबर 1, डेल्टा एच मिश्रण, यानी जो एंथैल्पी होती है वह हमारी क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। विलियन बनने से पहले और विलियन बनने के बाद, यानी विलियन बनने से पहले जो एंथैल्पी है वो विलियन बनने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए एंथैल्पी में। दूसरा, डेल्टा वी मिश्रण, भी क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यानी विलियन बनने से पहले आयतन और विलियन बनने के बाद आयतन ना तो घटे और ना ही बढ़े। सपोज करो, जैसे मान लो आयतन को बताऊं मैं, जैसे मान लो हमारे पास द्रव A था 5 ml, A था कितना? 5 ml प्लस द्रव B था कितना?
वो भी 5 ml था। तो आदर्श विलयन में क्या होगा कि 5 और 5 जो विलयन नंबर बनेगा हमारा सी, विलय द्रव ए शुद्ध अवस्था में है, द्रव बी शुद्ध अवस्था में, अब ये बन गया विलयन सी। तो इसमें जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ml। ठीक है, ना तो आयतन बड़ा है और ना ही घटा है, तो आयतन मिश्रण भी शून्य होना चाहिए, ना तो बढ़े और ना ही घटे। दूसरा एक हो गया। तीसरा, ए और बी के बीच अन्योन्य आकर्षण हो। ए और बी के बीच में अन्योन्य आकर्षण हो। तीसरी बात, ए और बी के बीच में अन्योन्य आकर्षण हो। जैसे भाई इसको कैसे समझेंगे, मान लो आपने भाई द्रव ए लिया था, द्रव ए लिया था आपने H2O। द्रव ए लिया आपने, कोई ए लिया, इसका नाम दे दिया ए। तो फिर ए। अब यहाँ पर जो आपस में बंध बन रहे हैं, आकर्षण जो बल लग रहे हैं, वो किस किस के बीच में है, ए और ए के बीच में। अब आपने ले लिया द्रव बी, तो यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा वो किसके बीच में होगा, बी और बी के बीच में ही तो होगा बेटा, क्योंकि इसमें शुद्ध द्रव बी है। अब आपने जब विलयन नंबर सी बनाया, मतलब द्रव ए और द्रव बी को मिला दिया तो विलयन बन गया। ये क्या बन गया, विलयन। और जब विलयन बन गया तो अब इसमें ए और बी दोनों हैं, तो वो कैसे होने चाहिए, ए के बाद बी और बी के बाद ए के बाद बी। ए यहाँ बी से जुड़ा हो और बी ए से जुड़ा हो, ये बी ए से, ये बी ए से, ए बी से हो, ये ए से हो, और ये ए से हो और ये बी से हो। यानी एक ए का अणु तो एक बी का अणु, एक बी का अणु तो एक ए का अणु। इस प्रकार से अन्योन्य क्रिया आकर्षण बल होना चाहिए, तब तो वह राउल्ट के नियम का पालन करेगा, आदर्श विलयन कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो लगभग ये 3-4 बातें राउल्ट के नियम का पालन करने के लिए किसी भी विलयन को फॉलो करनी ही पड़ेगी, तो वह राउल्ट के नियम का पालन करेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अनादर्श विलयन की बात करता हूँ, यहाँ पर हेडिंग डालूंगा अनादर्श विलयन, आप इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं बेटा, वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन हो जाता है, तथा जिनके बनने पर आयतन तथा एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या हो जाता है, क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन हो जाता है, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आप जानते हैं पी ए समानुपाती होता है एक्स ए के, और होना चाहिए पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। कौन से विलयन के लिए, आदर्श के लिए, परंतु आदर्श विलयन के लिए। परंतु अनादर्श विलयन में क्या होता है, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स से आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो ये है किसके लिए, अनादर्श विलयन के लिए, इनका विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब
उसके शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब तथा मूलांश के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। ये अनादर्श विलयन के लक्षण हैं। अनादर्श विलयन के और लक्षण कौन कौन से हैं? अभी हमने आपको पढ़ाया पहला लक्षण जो डेल्टा एच मिश्रण एंथैल्पी, यानी जो एंथैल्पी है ये क्या है आप लिख सकते हो, एंथैल्पी है। एंथैल्पी मिश्रण जो है वो बराबर नहीं होगा जीरो के, बराबर नहीं होगा जीरो के। या तो मिश्रण का जो एंथैल्पी है घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। और डेल्टा बी मिश्रण भी, ये क्या है आपका नंबर 2 है। और ये क्या है, आयतन, ये दूसरा लक्षण है आयतन। ये भी मिश्रण हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा, या तो आयतन बढ़ जाएगा या फिर आयतन घट जाएगा। सपोज करो आपने 5 ml द्रव ए लिया, 5 ml द्रव बी लिया, तो बनना चाहिए 10 ml, परंतु 10.1 ml बन जाए या फिर 9.9 ml बन जाए। तो आयतन एक बार बढ़ गया और एक बार घट सकता है। तो बढ़ भी सकता है आयतन, घट भी सकता है। ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। और यदि बढ़ गया और या घट गया तो ये अनादर्श विलयन के लक्षण हैं। और तीसरी बात, ए बी के बीच आकर्षण, ए और बी के बीच अन्योन्य क्रिया कम होती है। ए और बी के बीच अन्योन्य क्रिया कम होती है, यानी विलयन बनने के बाद ए बी से आकर्षण बल बनाएगा, परंतु वो ए से बना ले या बी से ही बना दे विलयन बनने के बाद, तो ए और बी के बीच में आकर्षण कम होगा, ए और ए के बीच में हो जाए या फिर बी और बी के बीच में आकर्षण हो जाए, तब वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो वह कहलाएगा अनादर्श विलयन। कैसा विलयन बेटा? अनादर्श विलयन। देखो, किसी की अनादर्श और आदर्श से मतलब बात मानने वाले को कहते हैं आदर्श कर रहा है, हमारा आदर कर रहा है, और ना मानने वाले को अनादर कहते हैं, अनादर्श कर रहा है। अब जो राउल्ट के नियम का अनादर्श विलयन है, वो राउल्ट के नियम की बात नहीं मान रहा है, पालन नहीं कर रहा है। वो पालन दो प्रकार से नहीं करता है। एक तो मान लो बात सुनी और उसने काम भी किया और काम कम हुआ। सपोज करो जैसे हमने 5 ml और 5 ml द्रव ए को मिलाया, द्रव बी को मिलाया, तो बनना चाहिए था विलयन 10 ml, परंतु बना 9 ml, तब भी बात नहीं मानी। और बन गया 11 ml, तब भी बात नहीं मानी। भाई दोनों में बात खराब है। 10 ml बने तो सही है 5-5 को मिलाकर, परंतु 9 बन रहा है या 10 बन रहा है, तब बात खराब है। यदि बात को नहीं माना गया तो मान लो 10 ml विलयन बनना चाहिए, 9 ml बना तो ऋणात्मक विचलन, और अगर 11 बना तो धनात्मक विचलन। तो जो अनादर्श विलयन होते हैं दो प्रकार का विचलन दिखाते हैं। नीचे हम लिख सकते हैं नोट में, अनादर्श विलयन दो प्रकार का विचलन दर्शाते हैं। दो प्रकार का अनादर्श विलयन दो प्रकार का विचलन दर्शाते हैं। अब वो कौन कौन सा है आपको अभी पढ़ाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए और अच्छे नोट्स बनाइए, ताकि आपकी और मेरी वीडियो एक तरफ से ही देखें बेटा, प्ले लिस्ट में जाकर। और प्ले लिस्ट में जाकर आपको अगर वीडियो नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें किशन सर केमिस्ट्री क्लास भिलारी, वहाँ पर मेरा नीचे चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पर ही आ जाएगा फ्रॉम किशन सर केमिस्ट्री के लिए। आपको उस पर टिक करना है तो मेरी वहाँ पर प्ले लिस्ट खुल जाएगी और प्ले लिस्ट में मेरी जितनी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अनादर्श विलयन के दो प्रकार के जो विचलन है वो आपको पढ़ाते हैं। देखो, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कैसे दिखाते हैं जो विलयन होते हैं? भाई हमने आपको बताया आदर्श विलयन, विचलन वाले कौन से विलयन? अनादर्श विलयन की बात हो रही है। ये अनादर्श विलयन के अंतर्गत दो प्रकार के विलयन आते हैं, एक तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो धनात्मक विचलन से दर्शाने वाले क्या होते हैं? विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब राउल्ट के अनुसार दाब से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। विलयन में प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब होगा राउल्ट के अनुसार दाब से अधिक हो जाता है। भाई राउल्ट ने क्या कहा था? राउल्ट ने कहा था कि पीए समानुपाती होगा XA के और पीवी समानुपाती होगा XB के, है ना? पीवी समानुपाती होगा XB के, यानी पीए बराबर क्या होगा? पीए बराबर होगा P0A इंटू XA राउल्ट के अनुसार, और पीबी बराबर होगा P0B इंटू XB के राउल्ट के नियम के अनुसार। अब ये तो हैं आदर्श विलयन के लक्षण, परंतु फिर हुए अनादर्श विलयन के लक्षण। पीए जो है वो बराबर नहीं होगा P0A इंटू XA के, और पीबी बराबर नहीं होगा P0B इंटू XB के। ठीक है, ये कौन बराबर नहीं होगा? P0B इंटू XB के। तो यहाँ पर ये जो अनादर्श विलयन के लक्षण हैं, अनादर्श विलयन में दो प्रकार के लक्षण होते हैं। या तो भाई बात मतलब अनादर्श यानी बात नहीं मान रहा है विलयन, पीए ज्यादा हो जाए या P0A इंटू X से ज्यादा हो जाए। इस कंडीशन में विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब अधिक हो जाता है, किससे? P0A इंटू XA के गुणनफल के आंशिक दाब से, और इधर PB का आंशिक दाब हो जाएगा अधिक, किससे? P0B इंटू XB के आंशिक दाब से। इस तरीके से तो यहाँ पर PA का दाब अधिक हो गया, होना चाहिए था बराबर और हो गया अधिक। तो भाई ये अधिक हो गया, तो ये बताओ राउल्ट के नियम का पालन कहाँ कर रहा है? ये करता तो ऐसी बात होती इन दोनों में, इसमें इस तरीके से होती और इसमें इस तरीके से होती, परंतु इन्होंने तो पीए ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये धनात्मक विचलन। क्या हो जाएगा? धनात्मक विचलन हो जाएगा। अब ऐसे ही क्या हो जाएगा? धनात्मक विचलन हो जाएगा, है ना बेटा? अब आप इसको समझो, इसमें ऋणात्मक विचलन में कि विलयन में इधर से देखना, विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, घटक का तो मतलब समझते हो आप, जो विलयन में पदार्थ भाग लेते हैं उनको घटक कहा जाता है। और राउल्ट के अनुसार दाब से कम हो जाता है। ठीक है, विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब राउल्ट के नियम के अनुसार दाब से कम हो जाता है। ठीक है, कैसे? भाई राउल्ट ने कहा था PA समानुपाती X से, अभी हमने आपको बताया, और PB समानुपाती XB। होना चाहिए था PA बराबर P0A इंटू XA, और होना चाहिए था PB बराबर P0B इंटू XB के, परंतु जब वो अनादर्श विलयन निकला तो हो गया PA बराबर नहीं किसके? P0A इंटू XA के,
और पी बी बराबर नहीं पी नॉट बी इंटू एक्स बी के। अब बराबर नहीं है तो इधर जब धनात्मक विचलन पी ए ज़्यादा हो गया तो ऋणात्मक विचलन में पी ए से अधिक हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये हो जाएगा पी बी से अधिक हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी के। ठीक है, धनात्मक विचलन में विलयन में घटक का आंशिक दाब बढ़ गया, इनके किससे बढ़ गया, होना चाहिए था बराबर इनके पी नॉट यानी शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब और उनके मूलंश के गुणनफल के बराबर होना चाहिए था, परंतु यहाँ अधिक हो गया, तब भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ गए। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ और इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, दूसरा हमारा क्या था बेटा कि आयतन, दूसरा था डेल्टा एच या डेल्टा बी लिख लो आप। डेल्टा बी मिश्रण जो था, आयतन जो था हमारा, वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा धनात्मक विचलन में 0 से। आयतन बढ़ जाएगा 0 से, भाई होना चाहिए था 0 आदर्श विलयन में, परंतु 0 के बराबर नहीं है। डेल्टा बी अगर बढ़ गया है तो होगा धनात्मक विचलन, और इसमें यदि डेल्टा बी जो आयतन है वो मान लो 5 और 5 मिलकर होने चाहिए था 10, हो गया 9.8 या 9.9, तो वो घट गया है किससे, 0 से। ठीक है, 0 से घट गया, डेल्टा बी मिश्रण जो है वो घट गया है, इसका मतलब ये है ऋणात्मक विचलन हुआ। ठीक है, और ऐसे तीसरा डेल्टा एच यानी एंथैल्पी मिश्रण जो है वो भी अधिक हो गया है किससे, 0 से अधिक हो गया है। ऊष्मा बढ़ गई है विलयन की, होनी चाहिए थी बराबर भाई, और वह बढ़ गई। मान लो आपने एक द्रव जो है, द्रव ए का तापमान था, सब मेरे बातों पे ध्यान दो, द्रव ए का तापमान था बेटा 30 डिग्री सेल्सियस, द्रव ए का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और द्रव बी का भी था 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने उसको मिला दिया, विलयन बन गया, और विलयन बन गया तो द्रव विलयन जो बना है उसका भी तापमान कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, तब तो वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था। और यदि तापमान बढ़ गया या फिर तापमान विलयन का घट गया तो वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। यह तापमान बढ़ा तो वो धनात्मक विचलन, और तापमान घटा तो वह है ऋणात्मक विचलन। तो यहाँ जो मिश्रण है तापमान बढ़ा है, और बढ़ा है 0 से बढ़ गया, होना चाहिए था बराबर हो, बढ़ गया, तो भाई ये कैसा धनात्मक विचलन है, और ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये ऊष्मा शोषण होता है, यहाँ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दिखाएगा। और यदि जो हमारा डेल्टा एच मिश्रण है वो घट गया है, डेल्टा एच मिश्रण जो है वो घट गया है 0 से, और तो ये होगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ये दिखाएगा। ठीक है, तीसरा ये जो डेल्टा एच हमने आपको बताया। चौथा है, हम चौथा भी आपको लक्षण बता देते हैं कि जो आकर्षण होता है ए बी और उसका, ए और बी का विलयन में जो आकर्षण होता है, ए और बी का आकर्षण, ए तथा बी की जो बीच अन्योन्य क्रिया होती है उसका आकर्षण अधिक हो जाए भाई, या वो पास पास आ जाएंगे अणु, तभी तो आयतन कम होगा। जब अणु पास पास आ जाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, कम, और या थोड़ी दूर दूर चले जाएं तो क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। तो ए और बी का आकर्षण यदि बढ़ रहा है किसकी अपेक्षा, ए और ए की अपेक्षा तथा बी और बी की अपेक्षा, ए और ए की अपेक्षा तथा बी और बी की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में जो आकर्षण था, यहाँ पर इनके बीच में जो आकर्षण था उससे अधिक आकर्षण हो गया अणुओं के बीच, अणु ज़्यादा आपस में चिपटेंगे, पास आएंगे तो बेटा आयतन घट जाएगा।
आयतन घट जाएगा नहीं घट जाएगा। देखो आप ऐसे समझो, आप एक कमरे में 50 से 60 बच्चे पढ़ते हो, और आप 50 से 60 बच्चे जब पढ़ते हो तो आप यदि पास पास में बैठे हो तो वह आधे कमरे में यदि बच्चे आ रहे हैं, आधे से अधिक में आ रहे हैं, फिर आप और पास में बैठ जाओ, और ही ज़्यादा पास में, यानी आकर्षण बढ़ा लो अपना, दूसरे के पास ज़्यादा बैठ गया, एक ही ज़्यादा घना होकर बैठ गया, तो आयतन भी घटेगा नहीं घटेगा? बताओ, कमरे में पहले आधे में बच्चे आ रहे थे, अब आधे से कम आएंगे, और या दूर दूर हो गए बच्चे, ज़्यादा दूर बैठने लगे तो पूरे कमरे में बच्चे आएंगे। तो ऐसे अणुओं के बीच में होता है विलयन में। यदि ए बी से मिलने के बाद बंध को ज़्यादा गहनता से ले ले, ज़्यादा आकर्षण से बंध बना ले, तो आकर्षण बढ़ जाएगा, और आकर्षण बढ़ जाएगा तो बेटा आयतन घट जाएगा। और ये ऐसे यहाँ पर क्या होगा ऋणात्मक विचलन में, यदि वह क्या कर दे, ए और बी का आकर्षण कम कर दे, किसकी अपेक्षा, ए और ए की अपेक्षा, तथा बी और बी के आकर्षण की अपेक्षा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? आकर्षण की अपेक्षा, ए और बी, ए की आकर्षण की अपेक्षा और बी के आकर्षण की अपेक्षा। तो यहाँ पर होता है इस तरीके से धनात्मक विचलन और इस तरीके से ऋणात्मक विचलन। एग्जाम्पल, ऐसा कौन से विलयन दर्शाते हैं जिनका आयतन बढ़ जाता है और आयतन घट जाता है? तो ऐसा होता है एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड में। एसीटोन यानी किस किस का विलयन, CH3COCH3, ये है एसीटोन, प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। यदि आप इन दोनों को मिश्रित करोगे तो बेटा आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, एंथैल्पी बढ़ जाएगी, और इनका आकर्षण भी बढ़ जाएगा, ए और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में आकर्षण बढ़ जाएगा। और यदि आप एग्जाम्पल में लेते हो ऋणात्मक विचलन वाले में, तो एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 प्लस एसीटोन CH3, यानी आप यहाँ पहले एसीटोन को लिख लो, CH3COCH3 में आप क्या डाल दो, क्लोरोफॉर्म डाल दो, CHCl3, ठीक है, CHCl3। तो CH2 के साथ तो दिखा रहा है धनात्मक विचलन, और एसीटोन मतलब एसीटोन जो है वो CH2 के साथ धनात्मक विचलन दिखा रहा है, और एसीटोन क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ दिखा रहा है ऋणात्मक विचलन। तो ये है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो इससे संबंधित दो ग्राफ भी हैं जो आपकी NCERT में दे रखे हैं, ठीक है, NCERT में दे रखे हैं मैंने। बेटा आपको मैंने अभी जब राउल्ट का नियम पढ़ाया था तब भी वहाँ पर ग्राफ पढ़ाया था, तो ये ग्राफ मैं समझा देता हूँ इसी में, धनात्मक का भी और ऋणात्मक का भी। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए। इसके बाद आप इस ग्राफ भी इसी के नीचे लिख सकते हैं। नोट्स सुंदर सुंदर से बनाएं। देखो अच्छे नोट्स होंगे तो पढ़ने का भी बाद में हमारा रिवीजन करने का भी मन करेगा, पढ़ाई अच्छे से होगी। और गंदे नोट्स होंगे, क्योंकि मेरा खुद का राइटिंग थोड़ा मैं संभाल रहा हूँ, गंदा आता है, इसलिए मैं उस पर विशेष ध्यान देता हूँ। आपको अच्छे से ही लिखना है, क्योंकि सुंदरता सबसे महत्वपूर्ण होती है। सुंदरता कोई भी देखने का जब हमारी कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले वो फ्रंट पेज को जब देखेगा तो वो आपके अंदर, भैया आपका नाम नहीं जानता, कोई पता नहीं किस बच्चे की कॉपी है, वो ये देखता है क्या रोल नंबर है और उसकी कॉपी का फ्रंट क्या है, उसने कैसा लिखा है, उसका राइटिंग, उसकी कॉपी मन मोह लेगी अगर राइटिंग बढ़िया होगा तो। और अगर आपने खुद ही गड़बड़ करके लिखा है, काटा पीटी करके लिखी है, तो वो उसका मन मर जाएगा, अरे यार ये तो बच्चा वैसे ही इसने तो तमाम सपरेटा सा पेल दिया है, सब काटा पीटी करिए, ये तो क्या पढ़ने में ठीक होगा। और राइटिंग अच्छे वाले के बच्चे के नंबर जो है खुद ही वो सोचता है, यार हो सकता है बच्चे के कैसे करके छूट गया हो प्रश्न, मगर पढ़ने में मेहनती सा लगता है बालक। आप विशेष कर ध्यान दें, उतार लीजिए और मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ। देखो जब मैंने आपको राउल्ट के नियम में ग्राफ बनवाया था द्रव विलयन के लिए, तो वह ग्राफ कुछ इस प्रकार से था कि हमने इधर को ऐसे बना लेंगे कॉलम, ठीक है, बराबर लाइन हो जानी चाहिए, कोई बात नहीं। इधर को हमने दर्शाया था मूल अंश, क्या दर्शाया था हमने, मूल अंश, ये वाली लाइन हम मूल अंश को दर्शाएंगे, और
इधर को हमने दर्शाया था, इस वाली लाइन से हमने दर्शाया था वाष्प दाब को, ठीक है। यदि अब मैं वाष्प दाब, ठीक है, इधर को मोलांश और इधर को वाष्प दाब, मैं यहाँ पे वाष्प दाब देखूंगा पी ए का, इधर देखूंगा और इधर पी बी का देखूंगा, ठीक है। इस वाली रो में देखूंगा पी ए का और इस वाली रो में देखूंगा पी बी का। अब देखो यहाँ पर मान लो भाई, हमें पता है राउल्ट के नियम के अनुसार किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोलंश पे डिपेंड करता है। यदि यहाँ मोलंश एक्स ए के जो मोलंश हैं वो 0 हैं और इधर होके आ जाएं एक्स से, मतलब 1 हो जाए, मोलंश की वृद्धि हो जाए, तो जो पी ए का वाष्प दाब है यहाँ पर था और यहाँ पर 1 था, सपोज करो, सॉरी, यहाँ पर था 1, यहाँ पर मोलंश था 1 और यहाँ पर हो गया क्या 0 पी ए का, ठीक है। यहाँ पर पी ए के जो मोलंश है वो 1 है, यहाँ पर हो गए 0। जब मोलंश 1 थे तो वाष्प दाब यहाँ था और जब मोलंश 0 हो गए तो समानुपाती होता है, तो भाई वाष्प दाब भी क्या होगा, लगातार कम ही तो होगा। बताना क्या होगा, लगातार कम होगा। लाइन सीधी खींच लेना थोड़ी सी भाई, वाष्प दाब क्या होगा, लगातार कम होगा। परंतु हमें पता है ये धनात्मक विचलन है, धनात्मक विचलन है तो यानी आयतन बड़ा है, वाष्प दाब भी बड़ा है, तो लाइन तो आनी चाहिए थी इस तरीके से। परंतु जब आयतन बड़ा और वाष्प दाब बड़ा तो बेटा ग्राफ कहाँ चला गया, ऊपर जाना चाहिए था, सीधा चला गया ऊपर। किसके लिए है ये है पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए के लिए। अब हम देखते हैं पी बी के लिए। यहाँ पर मान लो पी बी एक्स बी के मोलंश थे 1, तो यहाँ पर था वाष्प दाब यहाँ पर, और जब एक्स बी इधर आएंगे मोलंश हो गए हमारे 0। मोलंश 1 पर वाष्प दाब पूरा था और मोलंश एक्स बी पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वाष्प दाब लगातार क्या होगा, घटेगा राउल्ट के नियम के अनुसार। अब हुआ है धनात्मक विचलन, तो बेटा आयतन ऊपर से आएगा, यानी एंथैल्पी भी बढ़ी है, आकर्षण भी बढ़ा है और आयतन भी बढ़ा है। तो ये किसके लिए है, ये है पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी के लिए, सही है। अगर आपको देखना है कुल वाष्प दाब, तो होना चाहिए था कुल वाष्प दाब ऐसे, ये ग्राफ है ऐसे जाना चाहिए था, यानी पी टोटल बराबर होना चाहिए था पी ए प्लस पी बी के। परंतु धनात्मक विचलन हुआ है तो कुल वाष्प दाब भी तो बढ़ेगा, तो कुल वाष्प दाब भी उसका धनात्मक विचलन कुछ इस प्रकार से ही जाएगा, ऊपर को जाएंगी रेखाएं। तो ये है राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ। और सेम टू सेम आप बना सकते हो ऋणात्मक विचलन के लिए, बस ये वाले जो लाइन ऊपर है, धनात्मक विचलन में लाइन ऊपर गई है तो ऋणात्मक विचलन में कहाँ है, कि नीचे को देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, वो उसका स्पेस का आप ध्यान रखेंगे अपना, जैसे सही से बनाएंगे। इधर हमने क्या दर्शाया है, वाष्प दाब को, और इधर हम किसको दर्शाएंगे, मोलंश को। तो इधर हमारे x, इधर हम पी ए को देख रहे हैं और इधर हम पी ए को देख रहे हैं। इधर x से हमारा है 1 और इधर हो जाएगा x से बराबर 0। तो जब पी और पी ए जब 1 है, x से 1 है पी ए का, यानी मोलंश पूरे हैं, तो हमारा आंशिक दाब जो होगा लगातार कम होगा मोलंश 0 तक। अब चूंकि ऋणात्मक विचलन है तो ऋणात्मक विचलन में ये ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ऐसे करके घटेगा, क्योंकि आयतन भी घटा और एंथैल्पी भी घटी थी। ये किसके लिए है, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए के लिए। यदि मैं किसके लिए देखूं, पी बी के लिए देखूं, तो पी बी के लिए यहाँ एक्स बी बराबर 1 था, ये बराबर 1 है, और एक्स बी इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लगातार क्या होगा, वाष्प दाब घटेगा, क्योंकि मोलंश भी घट गए हैं। ग्राफ आना चाहिए था राउल्ट के अनुसार सीधा, परंतु ऋणात्मक विचलन हुआ है तो ग्राफ आया है नीचे को। ठीक है, ग्राफ आया है नीचे को। ये किसके लिए है, ये है पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी के लिए है।
ठीक है। और यदि आपको विलयन का कुल वाष्प दाब देखना है तो जाना चाहिए था राउल्ट के नियम के अनुसार ग्राफ सीधा, परंतु भाई होना चाहिए था पी टोटल बराबर पी ए, हम इसको ऊपर लिख देंगे, अभी होना चाहिए था पी ए, इधर पी ए यहाँ लिख दूँ, पी ए बराबर पी बी पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी होना चाहिए था। लाइन सीधी जाती, परंतु जब ऋणात्मक विचलन हुआ है तो लाइन कहाँ गई, नीचे आ गई। तो ये है धनात्मक विचलन के लिए और ये है ऋणात्मक विचलन के लिए राउल्ट के नियम का ग्राफ, ठीक है। ये आपके राउल्ट के नियम का जो अनादर्श विलयन होता है वो धनात्मक विचलन दिखा रहा है और ये ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है, ठीक है। उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए। अभी मैं अगला टॉपिक आपको और पढ़ा देता हूँ इसी का, राउल्ट के नियम के अनुसार। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिर क्वांथनांकी या स्थिर क्वाकी मिश्रण, इंग्लिश में कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये क्या होते हैं बेटा, आप पहले मेरी बात को समझ लीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। मान लो हमारे पास एक विलयन है, विलयन में दो घटक हैं, द्रव A प्लस B, इनका अनुपात जो है मान लो 3:4 है, 3:4 है, यानी 3 लीटर तो है A और 4 लीटर है कौन, B। टोटल कितना हो गया, 7 लीटर। टोटल कितना हो गया, 7 लीटर। द्रव A है 3 लीटर और द्रव B है 4 लीटर, यानी अनुपात हो गया 3:4, सही है। अब ये जो हाँ विलयन बना हुआ है ऐसे है। अब मान लो मुझे इनको गर्म करना है, गर्म समझते हो, गर्म होकर क्या होगा, ये वाष्प में बदलने लगेंगे और वाष्प में बदलने लगेंगे तो उड़ेंगे भाप बनकर। अब भाप बन के मान लो कितना विलयन उड़ गया, 2 लीटर उड़ गया, 5 लीटर बचा। कितना बचा, 5 लीटर, 2 लीटर उड़ गया, वाष्प बन गया, तब भी इनका अनुपात नहीं बदला। द्रव A कितना रहा, 3, मतलब द्रव जो A है वो 3 अनुपात में रहा और द्रव B कितने अनुपात में रहा, 4 अनुपात में रहा, यानी अनुपात है ये, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आया। जबकि आयतन कम हो गए होंगे, इनके आयतन कम हो गए होंगे, परंतु अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आया। आयतन में हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वह जो वाष्पित होने की जो इनकी एक क्रिया है उसमें दोनों अपने बराबर अनुपात में वाष्पित हो रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे परिभाषा लिखेंगे स्थिर क्वांथनांकी मिश्रण या स्थिर क्वाकी मिश्रण की बेटा, दो द्रव का विलयन, ऐसे लिख लो, दो द्रवों के मिश्रण जिनका, दो द्रवों के मिश्रण जिनका क्वांथनांक समान होता है, जिनका क्वांथनांक निश्चित होता है, ऐसे लिखो, जिनका क्वांथनांक निश्चित होता है और जो घटकों के अनुपात में और जो गर्म करने पर किसी भी परिवर्तन के बिना एक ही अनुपात में वाष्पित हो जाते हैं, किसी भी परिवर्तन के बिना एक ही अनुपात में वाष्पित होते हैं, एक ही अनुपात में क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं। यानी जब वो क्या हो, जब वो वाष्प में बदलें, दोनों जो द्रव है विलयन में मिलने के बाद, तो उनका अनुपात कोई भी चेंज अनुपात नहीं हो, एक ही अनुपात में वो वाष्पित होंगे, है ना। ये जो होते हैं
अनादर्श विलयनों से बनते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। ये अनादर्श विलयनों से बनते हैं। किससे बनते हैं? अनादर्श विलयनों से बनते हैं। ये है दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयनों से बनते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं। जो स्थिर क्वथनांक के मिश्रण होते हैं या स्थिर, तो पहले क्या होते हैं? ये जो स्थिर क्वथनांक मिश्रण होते हैं, पहले होते हैं उच्च स्थिर क्वथनांक की मिश्रण। उच्च कौन से होते हैं? देखो, इन मिश्रणों का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है। दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है और यह ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों से बनते हैं। यदि आपको इसका स्थिर क्वथनांक की उच्च स्थिर क्वथनांक की मिश्रण का एग्जाम्पल बनाना है या फिर विलयन बनाना है, तो आपको एग्जाम्पल में देना पड़ेगा बेटा HNO3 तो लेना पड़ेगा 68% प्लस जल H2O लेना पड़ेगा आपको 32%। तब आपका उच्च स्थिर क्वथनांक की मिश्रण आपको बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, उच्च स्थिर क्वथनांक की मिश्रण आपका बनके तैयार हो जाएगा। दूसरा जो है क्या है? दूसरा निम्न स्थिर क्वथनांक की मिश्रण। निम्न स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होता है? इसके अपोजिट लिख दो। इन मिश्रणों का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है। दोनों घटकों के क्वथनांक से क्या होता है? कम होता है और यह धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों से बनते हैं। अनादर्श विलयनों से बनते हैं ये। ठीक है, ये धनात्मक से बनते हैं और वो वाले ऋणात्मक से बनते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको इसका लेना है निम्न स्थिर क्वथनांक मिश्रण का एग्जाम्पल, तो आपके पास हो जाएगा, आपको एथिल अल्कोहल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल में C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल लेना पड़ेगा 95.5% और प्लस जल लेना पड़ेगा आपको 4.5%। ठीक है, तो ये था आपका राउल्ट का नियम।
राउल्ट का नियम में आपको मैंने आज आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन पढ़ाया, और उसके धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन और ऋणात्मक। उसके बाद स्थिर क्वांटनागी और स्थिर क्वार्की मिश्रण। आप जो है अच्छे नोट्स बना लीजिए बेटा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में भी ज़रूर बताएं आपको कैसी मेरी वीडियो लग रही है, आपको मैं समझा पा रहा हूँ नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री, फिज़िक्स और जो मैथ होते हैं उनका हम रट्टा नहीं लगा सकते, उनको हमें समझना ही पड़ता है। जब तक हम समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट को, तब तक हम केमिस्ट्री को सीख नहीं पाएंगे। तो